हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है हमारा कि 9th क्लास है, पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं संविधान का निर्माण। जब हम लोगों ने कल अपना लेक्चर किया था, उस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, जो विचार हैं, जो उसका दर्शन है, उस पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। हम महात्मा गांधी के विचारों के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आपका सपना था समतामूलक समाज का और सबको समान अधिकार का, आपका स्वतंत्रता का, उन सब विषय को हम लोग बात कर रहे थे। एक एक करके हम उन सब चीजों को आपका देख रहे थे। क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने लेक्चर को घर पर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन करा होगा आप लोगों ने। और उसमें से अगर कोई आपको डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल से कोई भी बच्चा। चैप्टर नंबर 2, भारतीय संविधान का निर्माण, अगर आपका डाउट है। चलिए, अगर आपका डाउट नहीं है, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जो आर्थिक जीवन है उसमें समानता को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से ही अपनी, अगर ये जो हमारी समस्या है, अगर हमारी सामाजिक समानता और आर्थिक समानता अगर बहुत लंबे समय तक चल गई, तो ये कह रहे हैं कि हाँ, जो हम राजनीतिक लोकतंत्र में जो है उसको हम संकट में डाल देंगे। इतना हम लोग अपने लेक्चर में, अपने जो अंतिम लेक्चर हुआ था हम उसको यहाँ तक पढ़ चुके थे, उसको हम यहाँ तक देख चुके थे। अब हम थोड़ा इससे आगे की बात करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे से फोकस करके अपने पूरे लेक्चर को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, आप डाउट भी मुझसे पूछेंगे। देखिए, आखिर आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करेंगे। होता क्या था कि 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल आपका नेहरू ने एक भाषण दिया था। उस भाषण को हम लोग याद करेंगे। याद करने का मतलब हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक, और उसको समझेंगे भी। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं सभी बच्चे। देखिए, आपके समक्ष हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए, ये रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और अंतरिम सरकार बनी थी और अंतरिम सरकार के आपके प्रधानमंत्री बने और आपका पेशे से वकील और कांग्रेसी नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद के विरोध में पक्षधर। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? ध्यान देना है आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए ध्यान देंगे। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था। अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। कह रहे कि अब ऐसा समय आ गया है, जो हमने नीति के सामने जो हमने बातचीत की, साक्षात्कार किया था, अब हमारे पास ऐसा समय है कि जिन चीजों को हमको लागू करना है, अमल करना है, हम उनको करें। क्लियर है? चाहे काफी हद तक हो, कुछ भी हो, हम उसको करना चाहिए। घड़ियां जब ठीक मध्यम रात्रि का घंटा बजाएंगी, तब सारी दुनिया सोती रहेगी। कह रहे जब रात का 12 बजेगा, घंटा बजाएगी, तो सारी दुनिया क्या रही होगी? सो रही होगी। तब भारत नए जीवन की ओर शुरुआत करेगा। क्या करेगा भारत? तब नए जीवन की ओर शुरुआत करेगा। आजाद होगा। क्या होगा? आजाद। क्योंकि उससे पहले हम क्या थे? हम स्वाधीनता, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम क्या थे कि हम अधीन थे, हम स्वतंत्र नहीं थे। ठीक, इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। कह रहे कि इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे कुछ क्षण होते हैं, कुछ आपके मूवमेंट होते हैं जिनमें आप पुराना बदलाव करके नए बदलाव में प्रवेश करते हैं। और वो बदलाव ऐसा ही था, क्योंकि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की तरफ आपका प्रवेश कर रहे थे, नए भारत का निर्माण कर रहे थे, जिस कल्पना, जिस संकल्प के साथ, जिस विचार के साथ, और जिसका सपना हमारे नेताओं ने, राष्ट्रीय आंदोलनकारी की भावनाओं ने देखा था, आज वो सफल होने जा रहा था। ठीक, आगे देखिए, जब एक युग का
अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा पुरस्फुट होती है, आवाज पाती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों को तथा उससे भी अधिक मानवता की ओर सेवा को आपका समर्पित करते हैं। यही हमारे लिए उचित है। और कह रहा है यही हमारे लिए उचित है। कैसे? एक युग के बाद हम क्या कर रहे हैं? नए युग में आपका प्रारंभ कर रहे हैं। नया युग है, आजादी का युग है, समानता का युग है, क्लियर है, अपने अधिकारों का युग है। तो उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं? अपना आपका प्रवेश कर रहे हैं। हमको ध्यान देना है। आगे देखिए, आजादी सत्ता की जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व आपका करने वाली इस संप्रभु संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है कि आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव आपकी पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों का हमारा दिल भारी है। हमसे कुछ दर्द भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य के आपके सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया था। और एक पक्ष हम आज भी लेंगे। कह रहे कि एक जो आपकी शपथ है हम क्या करेंगे? आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानी में खड़े लाखों करोड़ लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है कि निंद्रता, अज्ञानता और बीमारियों का अवसर की समानता का अंत। हमारे युग में महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू के पीछे छिपी है। संभव है कि यह काम हमारे बात से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हम काम खत्म आपका नहीं करेंगे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भाषण के अंदर पूरा यह कहा कि जो विचार हम लोगों ने उठाए हैं, जिन चीजों की हमको काम करना है, अब हम आजाद हो चुके हैं, नया संकल्प हमको लेना है, जिन कार्यों को हम करना है हम उनकी ओर आगे बढ़ेंगे। ना कोई हम निंद्रता दिखाएंगे, ना कोई हम बीमारी दिखाएंगे। हमारा मेन काम क्या होगा? हमको वो काम करना है कि जिस वादे की तरफ हम लोग आगे बढ़ चले थे, जिसमें हम ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो सके, ठीक, और हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सके। उनके ऐसा था। तो देखिए, सोच तो अच्छा रहे थे। और जब उन्होंने पहली बार क्या दिया था, ये जो पहला भाषण था, ऐसा मान लीजिए आजादी का, क्योंकि संसद हॉल में था, जो सेंट्रल असेंबली है उसमें हम लोग ये भाषण दे रहे थे और भारत की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे कि हमको क्या प्रयास करने हैं, कैसे हम लोकतंत्र की जो बात करें आज हमको मौका मिला है, वो सब चीजें हो रही थी। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, संविधान का दर्शन। अब हम संविधान के दर्शन की बात करेंगे कि संविधान में मेनली है क्या, ये किस विचारधारा को, किन आदर्शों को अपने अंदर आपका समेटे हुए है, हमको उन सबको देखना है। देखिए, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की और प्रेरणा दी, कह रहे हैं कि मूल्यों की बात हो रही है। कौन से मूल्यों की बच्चों? वही मूल्य जिन मूल्यों ने क्या करा है, स्वतंत्रता संग्राम की आपका प्रेरणा दी है और उसे दिशा निर्देशित किए, तथा जो इस क्रम में जांच परख के लिए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने हैं। और क्या बने हैं ये लोग? आपके भारतीय लोकतंत्र का आधार बने हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनती हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? संविधान की प्रस्तावना, और जो आपकी उद्देशिका है वो आपका कहा जाता है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। कह रहे कि जितने भी देश हैं उन आप देशों को देखिए, आप उनका संविधान पढ़िए, वो अपने देश की शुरुआत एक संविधान की प्रस्तावना के साथ करते हैं। देखिए प्रस्तावना क्या है, मैं आपको प्रस्तावना भी पढ़ाऊंगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। असल में प्रस्तावना में हमारे संविधान का सार छुपा हुआ है। हम प्रस्तावना को पढ़कर ये बता सकते हैं
किसी देश के संविधान के अंदर मूलभूत विचारधारा क्या चीजें हैं, क्लियर है। जिस तरह से आप बुक का जो पहला आपका पन्ना होता है, इस पन्ने में लिखा होता है विषय सूची, कौन कौन से टॉपिक है, आप उसको पढ़ के बता सकते हैं कि विषय किस किस चीजों से आपका संबंधित है। उसी प्रकार प्रस्तावना को पढ़कर हम इन सब चीजों को क्लियर कर सकते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सारे संवैधानिक से पढ़ें और उसे आगे प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत आप कविता से लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। और होता क्या है, इसमें आपके भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो आपका बसती है। आइए थोड़ा सा हम लोग एक बार इन सब चीजों पर दृष्टि करते हैं। देखिए, अब जैसे हमको आपका दिया गया संयुक्त राज्य के सभी लोग। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो आपके प्रस्तावना है, इसको देखते हैं। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, देखिए, अधिक अच्छे संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाए रखने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याणों को बढ़ावा देने तथा अपनी और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान की स्थापना करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ये प्रस्तावना है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की ये प्रस्तावना है। क्लियर है बच्चों? और हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब हमने यूएस की पढ़ ली, अफ्रीका की पढ़ेंगे और इसके बाद हम भारत की संविधान की बात करेंगे, प्रस्तावना की। आगे देखिए थोड़ा सा आप ये देखिए, समझिए। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वाले को हम सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वाले का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुनने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं। इससे पहले के विभाजन मिटें और लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बना सकें। ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिससे सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन में आपकी गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्र के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। ये आपकी प्रस्तावना है, आपके प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की ये प्रस्तावना है। आपने यूएस की पढ़ ली, आपने अफ्रीका की पढ़ ली। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं हम अपने लेसन में। चलिए अब हम पढ़ाते हैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बच्चों, किसकी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और कहते हैं हमको अपनी प्रस्तावना मेरे हिसाब से तो बच्चों याद भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो बुक है उस बुक के मुझे उम्मीद है कि जो पिछले पन्ने पर होता है उस पर क्या होता है, बहुत बुकों में क्या लिखा है, ये हमारी प्रस्तावना लिखी। तो आज उन बच्चों को जिन्होंने पहली क्लास में पढ़ा है कि क्या है संविधान की प्रस्तावना, आपको समझ आ रहा होगा आखिर में ये है क्या। तो हमारे संविधान का सबसे पहला पन्ना मान लीजिए आप इसको, कि हमारा ये क्या है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है। ठीक, अब ये साइड में जो लिखे हैं, जो अंदर ये शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ लिखे हैं। आइए एक एक करके हम इन सब को पढ़ते हैं और इनको देखते हैं कि क्या है और हम आपका किसकी बात कर रहे हैं। इसको देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग
भाई हम क्या हैं? हम भारत के लोग। हमने वहां का पढ़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग और दक्षिण अफ्रीका के लोग। लेकिन ये हमारा संविधान है, तो हम कहाँ के लोग हैं? भारत के। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। ध्यान रहेगा क्यों बच्चों? आपको भारतीय संविधान की जो आपका प्रस्तावना है, ध्यान रहेगी आपको? देखिए, पूरी ध्यान रहेगी। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिए उन शब्दों को। जैसे एक शब्द है प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। ये क्या है? प्रभु संपन्न का क्या मतलब है? समाजवादी का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? हम इन सब चीजों को अपने लेक्चर के माध्यम से एक एक करके बहुत अच्छे से इनको पढ़े, जाने और समझे, तो हमें अपने संविधान के बारे में जो प्रस्तावना है उसके विषय में आपका दर्शन हमको मिलेगा। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, आपको ध्यान होगा, जो हमारा चैप्टर है, जो हमारी पॉइंट यूनिट शुरू कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़े? संविधान का दर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान है इतना आप सभी को कि संविधान के दर्शन में? चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं और देखिए, हम भारत के लोग भारत को, ये देखिए, इतने शब्द को ही समझिए। मैं इसको काट देता हूं, साफ कर देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ आए कि हम लोग इन्हीं प्रस्तावना के भाग जो हैं उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस वाले हिस्से की। हम भारत के लोग भारत को, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो इसका ये मतलब, इस प्रस्तावना के संविधान का जो भी निर्माण हुआ है, जो उसमें अधिनियम को एक्सेप्ट किया गया है, वो कहां से आए हैं? जो उनके लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना है, उनके माध्यम से ही हमको मिला है। वो किसी राजा ने या बाहरी व्यक्ति ने हमको नहीं दिया है। सिंपल इसका मीनिंग ये है। अगला शब्द को आप समझिए, समाजवादी शब्द को। हम प्रभुत्व संपन्न पर भी जाएंगे, समाजवादी को समझिए कि समाजवादी का मतलब क्या है। समाज में संपदा सामूहिक रूप से फैली हुई है। संपदा मतलब आपके संसाधन, आपकी चीजें कैसे फैली हैं? सामूहिक रूप से। और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। भाई, अगर चीजें आपकी सामूहिक रूप से फैली हैं तो उनका बंटवारा भी क्या हो? समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधे की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक समानताएं कम हो। यानी कि इस तरह के नियम कानून बनाने हैं, चाहे जमीन से संबंधित हो, उद्योग संबंधित हो, कि लोगों के बीच सोशल और इकोनॉमिकल जो गैप हैं, जो असमानताएं, वो कम हो, बढ़े ना। क्लियर है? ऐसा ना है कि आदमी अमीर हो जाए बहुत और गरीब हो जाए कुछ लोग, तो उनके बीच की जो गाई है अमीर और गरीब की, वो नहीं होनी चाहिए। सामाजिक सोशल में जो आपकी चीजें हैं वो समानता आपका रहनी चाहिए। ठीक है? असमानताएं ना रहे। हमको क्या करना है? मेनली असमानताओं को दूर करते हमको समानता स्थापित करनी है। आगे देखेंगे। ये हमने देख लिया समाजवादी शब्द का मतलब। अगला देखिए, प्रभुत्व संपन्न।
प्रभुत्व संपन्न भारत को अपने से क्या करना पड़ेगा, भारत को अपने से जुड़े हर मामले के फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। देखिए, भारत का जो भी कोई फैसला है उसको लेने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है, भारत के पास है या भारत के लोगों के पास है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। क्या नहीं कर सकती कि भारत की कोई भी लोग, भारत को कोई भी शक्ति आदेश नहीं दे सकती। किसी भी देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति भारत को आदेश दे कि आप ऐसा करिए, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम संप्रभु हैं। हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम है। उसके लिए कैसे हैं, स्वयं सक्षम है। हमसे कोई नहीं कह सकता कि आप ये निर्णय लीजिए। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लोकतंत्रात्मक, भाई इस शब्द का मतलब देख रहे हैं, लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है? सरकार का ऐसा स्वरूप मतलब स्ट्रक्चर जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। कैसे होंगे लोगों को? ध्यान दीजिए, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेही बनाते हैं। क्या करते हैं? उसको अपने शासन का चुनाव करते हैं और आपका जवाबदेही बनाते हैं। यहाँ सरकार कुछ बुनियादी नियमों का अनुरूप चलती है। और सरकार क्या होती है? कुछ बेसिक आपके रूप हैं, अनुरूप है, जिनके अनुसार क्या होती है, जो गवर्नमेंट है वो आपका चलती है। ठीक, किसके अनुसार? सरकार के अनुसार चलती है। अगला देखिएगा, हम बात कर रहे थे, इसमें एक शब्द मिला है, ध्यान दीजिए, पंथ निरपेक्ष। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको चर्चाओं में का भी आपका विषय बना रहता है। बहुत बार आपको न्यूज समाचार पत्रों में डिबेट का भी पॉइंट होता है। पंथ निरपेक्ष, आइए पढ़ते हैं कि पंथ निरपेक्ष है क्या। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। मैं भी नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं। आप किसी भी धर्म को मानिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप हिंदू हैं, आप सिख को मानिए, आप सिख हैं, आप हिंदू को मानिए, आप मुस्लिम हैं, आप सिख धर्म को मानिए, बौद्ध को मानिए, जैन को मानिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन कोई धर्म अधिकारी नहीं है। क्लियर है? सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं आचरण को समान सम्मान देगी। अब देखिए, सिंपल कहने का मतलब यह है कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं, सरकार क्या करेगी? सभी धर्मों को समान राइट्स देगी। क्या करेगी? समान अधिकार देगी। यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है। कैसा है? पंथ निरपेक्ष। हर एक पंथ को मानने की आजादी हमारे पास है। हम किस तरह से अपने भगवान की पूजा विचरण करते हैं, ये हमारा राइट्स है। ठीक, इस प्रकार से अगली हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, इसी में देखिए न्याय की बात करते हैं। चलिए गणराज्य की बात करें, न्याय की बात करेंगे। गणराज्य किसको बोलेंगे? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हो, यानी कि जो शासन जो चलाएगा उसका हेड। देखिए अब मुझे बताइए, जब अंग्रेज थे, जब भारत में शासन कर रहे थे, तो जो उनका प्रमुख था, क्या वो भारत के लोगों ने चुना था? हाँ या ना जवाब दीजिए बच्चों। नहीं ना? क्लियर है? क्या हमने चुना था? नहीं। तो गणतंत्र हमारा देश नहीं था। आप समझिए, गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हो, व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राजा के खानदान से। यानी कि हमारे यहाँ का जो गण हो राज्य होगा, जो आपका व्यक्ति चुना जाएगा, वो आपका क्या होगा? लोगों द्वारा चुना होगा, पहली कंडीशन। दूसरा, वो किसी वंश या राज्य से, राजा के परिवार से नहीं होगा, यानी कि वंशानुगत नहीं होगा कि अगर बाप क्या बना, गणराज्य का प्रमुख बना, तो उसका बेटा बनेगा। ऐसी हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, खत्म कर दिया है हमने। देखिए अगली बात करते हैं न्याय की। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। न्याय की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर मां किसी की जाति है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसके साथ कोई दूसरा मानवीय अमानवीय व्यवहार किया जाएगा। लिंग के साथ कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा कि आप स्त्री हैं,
आप पुरुष हैं, आपको ऐसा नहीं करना, ये केवल स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। तो इस तरह का कोई भी लिंग आधारित भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको जस्टिस देता है कि हम क्या कर सकते हैं, लिंग के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, हम भेदभाव नहीं कर सकते। बात करते हैं स्वतंत्रता की। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह से अपने विचार को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं। यानी कि आप जो मर्जी सोच सकते हो, आप किसी तरह का भी काम कर सकते हो, अपने विचार को जैसे मर्जी अपनी आप अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हो। आपका मन है कि मेरे को बोलना है तो आप बोलो, आपका मन है कि मेरे को मौन रहना है, कोई आपको ये नहीं कहेगा आप बोलिए, मतलब आपका फोर्सफुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये मत कहना कि बच्चों कि मैं कोई जो मर्जी करूं, मैं स्वतंत्र हूं, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, ऐसे भी नहीं करना। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी स्वतंत्रता है तो आपकी स्वतंत्रता की वजह से दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। क्लियर है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपको जो हमारे कानून बना है उस नियम के अनुसार ही अपनी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि जो मर्जी जहां चले गए कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, इन दो शब्दों की ओर बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, दो शब्द हैं समानता। कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, समान हैं। कैसे हैं, सभी लोग समान हैं। पहले से आपका चली आ रही सामाजिक समानता असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। समानता का मतलब सभी लोग समान हैं और सब लोगों को समानता उपलब्ध कराने का काम करेगी सरकार। बंधुता का मतलब समझते हैं, शब्द आया था बंधुता। हम ऐसे, क्या आप समझिए, हम सभी ऐसा आचरण करेंगे जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य होगा। यानी कि हम लोगों को इस तरह से अपने आपका देश में रहना है कि हम एक परिवार के मेंबर हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे आपका नागरिक को अपने से कमतर नहीं माने और कोई क्या नहीं समझे कि अपने से आपसे किसी को कोई कमतर आपको नहीं माने कि ऐसा नहीं। क्लियर है? तो आपने फिलहाल आज प्रस्तावना के उन सारे शब्दों को पढ़ा। तो इन प्रस्तावना के सारे शब्दों को आपको पढ़ने के बाद, पूरी प्रस्तावना को पढ़ने के साथ यूएस की प्रस्तावना को पढ़ा, साउथ अफ्रीका की प्रस्तावना को पढ़ा और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। इन तीनों देशों की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आपको अंतर स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। और हमारी प्रस्तावना कितनी व्यापक है, कितनी बड़ी है, उन सब चीजों को आप लोग इस प्रस्तावना के जो शब्द हैं, जो आपकी शब्दावलियां हैं, हमने उनको एक्सप्लेन किया है, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अच्छे से अपने लेक्चर को रिवीजन करिए और हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहिए, जारी रखिए। चलिए, मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।